गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। सनराइज एजुकेशन एकेडमी समदड़ी की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 5 केंद्र सरकार। आज का टॉपिक है सरकार तथा उनके सरकार के प्रमुख अंग। विद्यार्थियों, पिछले अध्याय में हमने सरकार के बारे में, लोकतंत्र के बारे में जाना था। लोकतंत्र क्या होता है? तो लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार का गठन जनता के द्वारा किया जाता है। इस खंड में हम सरकार के प्रमुख अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बारे में जानेंगे। सरकार का अर्थ क्या है? राज्य सरकार एक भावनात्मक अवधारणा है जो एक अमूर्त एवं अदृश्य संस्था होती है। इसे मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को ही सरकार कहा जाता है। सरकार द्वारा ही राज्य की सामूहिक इच्छा को निर्धारित, अभिव्यक्त और क्रियान्वित किया जाता है। सरकार के अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। जो राज्य के निश्चित भूभाग, टेरिटरी में बसने वाले लोगों की सेवा करने वाले कानूनों का निर्माण करती है, उसका निष्पादन करती है तथा उनका उचित रूप से पालन न करने वालों को दंडित करती है। सरकार के राज्य के मुख्य 4 अंग माने जाते हैं, जिसमें निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, जिसमें सबसे मूर्त रूप देने वाला जो बिंदु है, बॉडी है, वो है सरकार। गवर्नर ने सरकार को परिभाषित करते हुए कहा कि सरकार वह अभिकरण या मशीन है जिसके द्वारा राज्य की नीतियां निर्धारित की जाती है तथा सामान्य हितों को नियंत्रित, नियमित और को उन्नत किया जा सकता है। सरकार के प्रमुख 3 अंग है। व्यवस्थापिका, जिसका काम है कानून बनाना। कार्यपालिका, जिसका काम है कानून को लागू करना। और तीसरा है न्यायपालिका, यानी उन कानूनों की समीक्षा करना, उसकी वैधानिकता को ऑथराइज करने का काम है वो न्यायपालिका करती है। तो इस भाग में हम व्यवस्थापिका के बारे में हम जानेंगे। व्यवस्थापिका भारत में संघ की व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है तथा संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संघ की एक संसद होगी, जिसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट। जिसका निर्माण राष्ट्रपति तथा 2 सदनों से मिलकर होगा, जिसके नाम है लोकसभा तथा राज्यसभा। विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पूर्व जाना कि भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है, जो इंग्लैंड के संविधान से ली गई है, जिसके अंदर जैसे लोकसभा को निम्न सदन यानी लोअर हाउस और राज्यसभा को उच्च सदन यानी अपर हाउस कहा जाता है। वैसे ही इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमर्स को लोकसभा
और राज्यसभा को लोकसभा कहते हैं। और वहाँ पे जो महारानी है, क्योंकि वहाँ पे राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है और भारत में गणतांत्रिक व्यवस्था है, इस कारण राष्ट्रपति और दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, संसद के अंग होते हैं। सबसे पहले हम लोकसभा के गठन के बारे में बात करते हैं। तो विद्यार्थियों, लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है और ये संसद का प्रथम सदन है और ये जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करता है। इसकी सदस्यीय संख्या मूल संविधान में 500 निश्चित की गई थी, परंतु बाद में गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा अधिकतम सदस्यीय संख्या 552 निर्धारित की गई है, जिसमें 550 निर्वाचित और 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। 552 में से 530 सदस्यीय राज्यों के द्वारा निर्वाचित होते हैं, यानी जो भारत के जो राज्य है, और 20 सदस्यीय संघीय क्षेत्र जैसे केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ से निर्वाचित किए जाएंगे। एवं राष्ट्रपति 2 आंगन भारतीय वर्ग के सदस्यों का मनोनयन कर सकेंगे। अगर वह राष्ट्रपति को लगता है कि इन वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है, तो राष्ट्रपति 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। वर्तमान की जो लोकसभा है, उसमें ऐसे एंग्लो इंडियन का कोई मनोनयन नहीं हुआ है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक रूप से होता है। विद्यार्थियों, लोकसभा के जो सांसद है, उनको सांसद या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है और इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से और वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। भारत में अब केवल 18 वर्ष की आयु का व्यक्ति वयस्क माना जाता है। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्यीय रखे गए, यानी एक क्षेत्र से एक ही एमपी का चुनाव होगा, जिनको बोलते हैं एकल सदस्यीय। और इसमें लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्गों के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं। लोकसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए? पहला है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे मुख्य बिंदु है भारत का नागरिक। दूसरा बिंदु योग्यता होनी चाहिए, वो 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो या उससे अधिक हो। तीसरा, किसी न्यायालय सरकार के किसी अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं हो, यानी वो सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। अगर वो सदस्य होना चाहता है तो उसको सबसे पहले उस पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। चौथी योग्यता है, किसी न्यायालय द्वारा पागल न ठहराया गया हो तथा दिवालिया न हो। और 5वीं जो मुख्य बिंदु है, उसके अंदर वह व्यक्ति जो चुनाव लड़ना चाहता है उसको न्यायालय द्वारा दोषी न ठहराया गया हो, किसी आपराधिक मामले में उसको दोषी न ठहराया गया हो, 5 साल से अधिक अगर उसको सजा हुई है, तो ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित होता है। और उस कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, यानी लोकसभा का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। परंतु कई बार प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय पूर्व भंग भी किया जा सकता है और ऐसा 9 बार हो चुका है। जब कई बार ऐसा होता है कि जब
ऐसे समय में चुनाव कराने, मध्यावधि चुनाव कराने हैं, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है कि इस संसद को अवसान किया जाए और नए चुनाव हो, तो राष्ट्रपति उस समय लोकसभा को भंग कर सकता है। अधिवेशन, लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जा सकते हैं तथा लोकसभा की 2 बैठकों में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा के पदाधिकारी कौन कौन होते हैं? लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने एक सदस्य को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। संविधान के अनुसार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को संसद द्वारा निर्धारित वेतन तथा भत्ते प्राप्त होते हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष अपने राजस्थान के कोटा के सांसद कुमार बिड़ला है। ओपी बिड़ला। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत के प्रस्ताव पास कर हटाया जा सकता है, परंतु इस प्रकार का कोई प्रस्ताव लोकसभा में तभी पेश हो सकेगा जब इस प्रकार का प्रस्ताव पेश होने के लिए कम से कम उनको 14 दिन का समय दिया जाए। उसको पहले नोटिस देना पड़ेगा 14 दिन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को, उसके बाद में ही उसको हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य क्या और शक्ति क्या है? भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष को लगभग वही अधिकार प्राप्त है जो ब्रिटिश लोक सदन हाउस ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष को है। अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता की जाती है और अध्यक्ष होने के नाते उनके द्वारा सदन में शांति व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने का कार्य किया जाता है। लोकसभा का समस्त कार्यक्रम और कार्रवाई अध्यक्ष के द्वारा ही निश्चित की जाती है और सदन के नेता के परामर्श से विभिन्न विषयों पर वाद विवाद यानी बहस कराता है। वह सदन की कुछ समितियों का पदेन सभापति होता है। प्रवर समितियां सेलेक्ट कमेटी के सभापतियों को वही नियुक्त करता है और इन समितियों के द्वारा उनके निर्देशन में ही कार्य किया जाता है। और लोकसभा के अध्यक्ष को ये अधिकार प्राप्त है कि वो ये कर सकता है कि कोई वेतन विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, उसके बारे में फैसला लोकसभा अध्यक्ष ही कर सकता है। संसद और राष्ट्रपति के बीच में सारा पत्र व्यवहार उसके द्वारा ही होता है। लोकसभा के अध्यक्ष को ये निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक यानी वित्त विधेयक है अथवा नहीं। अब हम पढ़ते हैं राज्यसभा यानी उच्च सदन, अपर हाउस। ये राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय सदन यानी उच्च सदन कहा जाता है। इनकी सदस्य संख्या किस प्रकार होती है? भारतीय संविधान में राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, परंतु वर्तमान में ये संख्या 245 ही है, जिसके अंदर 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के विशेष क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव प्राप्त होता हो। ऐसे लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर। 223 सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर 233 सदस्यों का चुनाव होता है।
एकल संक्रमणीय पद्धति के अनुसार होता है। राज्यों के जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, संघीय क्षेत्र के जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, एमएलए, वो एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर चुनाव होता है। वर्तमान में राजस्थान से 10 सदस्य राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं और 25 सदस्य वो लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। लोकसभा राज्यसभा का सदस्य की क्या योग्यता होनी चाहिए? राज्यसभा के सदस्यों के लिए वही योग्यता है जो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा की होती है, परंतु इसमें उम्र है वो 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। लोकसभा में 25 वर्ष और इसमें 30 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता करती है और इसमें चुनाव है वो एमएलए करते हैं, विधायक करते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जबकि लोकसभा स्थायी नहीं है, उसको भंग भी किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। इसके सदस्यों का चुनाव कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष रिटायर्ड होते हैं। राज्यसभा के 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, जिसमें एक होता है सभापति और एक होता है उपसभापति। सभापति वो होता है जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, वही पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उसका कार्यकाल यानी जो 5 साल के लिए होता है वही होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और उपसभापति का कार्यकाल भी 6 वर्ष के लिए होता है। वैसे तो राज्यसभा की उपयोगिता कि इसमें विद्वान लोग आते हैं, पढ़े लिखे लोग आते हैं, विशेष क्षेत्रों से जानकारी वाले लोग आते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोकसभा में जो हारे हुए सदस्य होते हैं, पराजित सदस्य होते हैं, उनको राज्यसभा में पार्टी के द्वारा भेजा जाता है और उनको मंत्री पद दिया भी जाता है। भारत में कई बार ऐसा हुआ है कि राज्यसभा का सदस्य प्रधानमंत्री बना है। जैसे कि HD देवगौड़ा बने पहले और मनमोहन सिंह बने और कई ऐसे, आज मोदी के मंत्रिमंडल में भी कई ऐसे सदस्य हैं, स्मृति ईरानी वगैरह है, जो राज्यसभा के द्वारा वो मनोनीत होते हैं या निर्वाचित होते हैं। और भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य से निर्वाचित हो सकता है, चाहे राजस्थान का व्यक्ति वो उत्तर प्रदेश से हो सकता है, MP में हो सकता है, किसी भी क्षेत्र से वो चुनाव लड़ सकता है। संसद के कार्य और शक्तियां। संसद के क्या कार्य है? जैसे मुख्य संसद का काम होता है कि कानून बनाना, जिसमें सबसे पहला है उनका विधायी शक्तियां। संसद का सबसे प्रमुख कार्य है राष्ट्रीय हितों को दृष्टि में रखते हुए कानूनों का निर्माण करना। संसद को संघ सूची में और समवर्ती सूची में जो विषय है उन पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। कई बार समवर्ती सूची पर राज्य भी कानून बनाते हैं, लेकिन विवाद होने की स्थिति पर केंद्र का कानून ही वैलिड होता है, उसको वैध माना जाता है। संसद द्वारा अवशिष्ट विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार होता है और संकट काल में राज्यसभा विशेष शक्ति के द्वारा
संसद को ये अधिकार दे सकती है कि वो राज्य के विषयों पर भी कानून बना सकती है। संविधान संशोधन की शक्ति का अधिकार संसद को है। संविधान संशोधन के संबंध में संसद को महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्राप्त है और ये 3 प्रकार से संविधान संशोधन हो सकता है। एक तो सामान्य बहुमत और एक विशेष बहुमत और एक संसद के विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों की विधानमंडलों की स्वीकृति भी जरूरी होती है। अब हम वित्तीय शक्तियां क्या है? जनता के प्रतिनिधि होने के नाते भारतीय संसद को राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है और प्रतिवर्ष वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित बजट जो राष्ट्रीय आय का व्यय का लेखा जोखा रखा जाता है, तो लोकसभा इस मांगों को स्वीकार नहीं करें तो आय व्यय से संबंधित कोई कार्य नहीं हो सकता है। इसको बोलते हैं लेखा अनुदान मांगे कहते हैं। उसको पारित कराने का अधिकार सिर्फ लोकसभा को है। प्रशासनिक शक्तियां क्या है? भारतीय संसद के द्वारा संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है। अतः संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल संसद व्यवहार में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर रह सकता है जब तक उसको लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। अगर लोकसभा किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होता है। तो अनेक प्रकार से संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। निर्वाचन संबंधी शक्तियां अनुच्छेद 56 के अनुसार संसद के कुछ निर्वाचन संबंधी अधिकारियां प्राप्त है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव के लिए जो गठित निर्वाचक मंडल होता है उनके मुख्य अंग होते हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार भारतीय संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। सिर्फ संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य ही उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। विविध शक्तियां वो क्या है? वो आगे विशेष शक्तियां राष्ट्रपति द्वारा घोषित संकटकालीन घोषणा की प्रभाविकता के लिए घोषणा के लिए 1 महीने से लिए राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव लोकसभा द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। राष्ट्रपति एक बार में 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू होता है। यानी किसी राज्य के अंदर 356 अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो 6 माह की उसकी वैधता होती है और 6 माह के बाद में उनको संसद से वापस स्वीकृति लेनी जरूरी होती है और उसको 6 माह के लिए और बढ़ाया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों अभियोग प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति को पदच्युत कर सकते हैं। इसी प्रकार वे दोनों सदन सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अक्षमता और दुराचरण के आधार पर पदच्युत करने का अधिकार प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रस्ताव प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। राष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में पारित प्रस्ताव लोकसभा द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।
लोकसभा की शक्तियां व अधिकार, विधायी शक्ति संविधान के अनुसार भारतीय संसद संघ सूची, समृद्धि सूची और अवशिष्ट सूचियों, विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने के अधिकार का निर्माण कर सकती है। संविधान के द्वारा साधारण अवित्तीय विधेयकों और संविधान संशोधन विधेयकों के संबंध में कहा जाता है कि इस प्रकार के विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों किसी में एक पर प्रस्तावित किए जा सकते हैं और दोनों सदनों से पारित होने पर राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर के लिए भेजे जा सकते हैं। वित्तीय शक्ति, भारतीय संसद द्वारा वित्तीय शक्ति के संबंध में लोकसभा को ही विशेष अधिकार प्राप्त है और वित्त जो विधेयक होते हैं वो लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा की स्वीकृति 14 दिन के लिए उनको होती है। 14 दिन के बाद अगर वो स्वीकृति दे तो भी ठीक और नहीं दे तो भी उसको पारित माना जाता है। कार्यपालिका का नियंत्रण के संबंध में विशेष शक्ति लोकसभा को है, यानी मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री को हटाने का जो अधिकार है, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार है, वो सिर्फ लोकसभा को ही है। और जब तक उसको लोकसभा यानी निम्न सदन का बहुमत है तभी तक कोई मंत्री या प्रधानमंत्री पद पर रह सकता है। संविधान संशोधन, लोकसभा को राज्यसभा के मिलकर संविधान संशोधन का अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन का कार्य अकेली संसद द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल के रूप में लोकसभा निर्वाचक सदस्य के रूप में भी कार्य करती है। अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राज्यसभा के कार्य और शक्ति इस प्रकार है। विधायी शक्तियाँ लोकसभा के साथ साथ राज्य की विधि निर्माण संबंधी कार्य करती है। संविधान के द्वारा अवित्तीय विधेयक के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बराबर शक्तियाँ प्रदान की गई है। संविधान संशोधन की शक्ति, संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान ही शक्ति प्राप्त है। संविधान संशोधन प्रस्ताव में संसद के दोनों सदनों में असहमति होने पर संविधान संशोधन का प्रस्ताव गिर जाएगा। वित्तीय शक्ति, राज्यसभा को कुछ वित्तीय शक्ति प्राप्त है। यद्यपि इस संबंध में संविधान द्वारा राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में निर्बल स्थिति प्रदान की गई है। संविधान के अनुसार धन विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाएंगे और लोकसभा की स्वीकृति के बाद धन विधेयक राज्यसभा में भेजे जाएंगे, जिसके द्वारा अधिक से अधिक 14 दिन तक राज्यसभा उसको रोके रख सकती है। राज्यसभा धन विधेयक के संबंध में अपने सुझाव लोकसभा को दे सकती है, लेकिन ये लोकसभा की इच्छा पर निर्भर है कि वह उन प्रस्तावों को माने या नहीं माने। कार्यपालिका संबंधी शक्ति, संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद संसद के लोकप्रिय सदन के प्रति यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अतः भारत में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व है, राज्यसभा के प्रति नहीं है। राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न और पूरे प्रश्न पूछ सकते हैं और उनकी आलोचना भी कर सकते हैं, परंतु उन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रियों को हटाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। कुछ विशेष शक्तियां राज्यसभा को दी गई हैं जिनका प्रयोग वो लोकसभा के साथ मिलकर करती है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव में भाग लेते हैं और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लोकसभा के निर्वाचित सदस्य के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राज्यसभा लोकसभा के मिलकर उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और कुछ पदाधिकारियों पर महाभियोग लगा सकती है। महाभियोग का प्रस्ताव तभी पारित समझा जाएगा जब दोनों सदनों में इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाए। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत के प्रस्ताव पारित कर उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकती है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रथम बार राज्यसभा में ही पारित होकर लोकसभा के पास जाएगा। 1 माह से अधिक अवधि तक
आपातकाल लागू रखना हो तो इस प्रकार का प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा प्रत्येक अपने विशेष बहुमत से किया जाना आवश्यक है। विशेष अधिकार, राज्यसभा को 2 ऐसे विशेष अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को नहीं है, जिसका प्रयोग अकेले राज्यसभा ही कर सकती है। इस प्रकार पहला है अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। इसके द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है। और संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा 2/3 बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार प्राप्त कर सकती है। तो इस प्रकार हमने इस भाग में संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के अधिकारों उनके जाना, उनके गठन के बारे में जाना। इसे दिए गए कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। उपराष्ट्रपति को किस प्रक्रिया के आधार पर पद से हटाया जा सकता है? महाभियोग। संसद के कौन कौन से अंग होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, वह किसी न्यायालय द्वारा पागल, दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, उस पर कुछ आपराधिक क्रिमिनल केस में सजा याफ्ता नहीं होना चाहिए। ये योग्यता है। संसद के प्रमुख कार्यों व शक्तियों की विवेचना कीजिए। ये आप विधेयी जो शक्तियाँ हैं, जो संविधान संशोधन की शक्तियाँ हैं, कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, वो शक्तियाँ आपको उसमें लिखनी है। तो इसके साथ में ये अध्याय हम ये प्रकरण समाप्त करते हैं। अगले अध्याय में हम कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में हम जानेंगे। धन्यवाद। कोई भी का डाउट है तो आप डाउट क्लास में अवश्य आएँ और जो गृह कार्य दिए गए हैं उनको अवश्य करें। धन्यवाद।